नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल। मैं हूं आदित्य चौहान। जम्मू कश्मीर में पिछले 10 दिनों में 7 सिविलियंस को मारा गया है। 3 बार ये अटैक हुए हैं, 3 अलग अलग जगह, मतलब 3 दिनों में ये अटैक हुए हैं। आज एक अटैक हुआ श्रीनगर में, एक स्कूल में। वहां प्रिंसिपल और एक टीचर को जाकर के आतंकियों ने निशाना बनाया, उन्हें गोली मार दी। इससे पहले 5 अक्टूबर को 3 सिविलियंस की हत्या की गई थी। इससे पहले भी 2 सिविलियंस को मारा गया था। तो अभी जो आतंकियों ने है वो पूरी अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है। वो सिविलियंस को क्यों मार रहे हैं, उनकी ये नई स्ट्रेटजी क्या है, इसके पीछे कौन लोग हैं, ये सरहद पार की नई साजिश क्या है, ये छोटे छोटे हमले करके किस तरीके का टेरर या किस तरीके का माहौल खड़ा करना चाहते हैं, इसको हम बहुत बारीकी से समझेंगे। हमारे साथ इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत जी हैं, और वो कश्मीर में ये जो पूरा माहौल जो चल रहा है, आतंकियों ने जो पिछले 10 दिनों के अंदर ये 7 लोगों को जिस तरीके से उनकी हत्याएं की हैं, उसके पीछे क्या साजिश है, ये आपको समझाएंगे राणा सर। राणा जी, ये जो आज जिस तरीके से एक प्रिंसिपल और एक टीचर की हत्या की गई, उनको बाज़ाब्ता उनके नाम पूछे गए। स्कूल में आतंकी दाखिल होते हैं, उनका नाम पूछते हैं और उसके बाद उनको बाहर लाते हैं और बिल्कुल और टीचरों से अलग करके उनको बहुत क्लोज रेंज से जाकर के गोली मार देते हैं। तो इसके मायने क्या है? आदित्य, कश्मीर में आतंकवाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से टारगेट किलिंग हो रही है, वो एक नया मामला आया है। पहले आतंकवादी हमले होते थे, आतंकवादियों को घेर करके हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मारती थी, एनकाउंटर्स चला करते थे। लेकिन टारगेट किलिंग से कि आप आए और आपने खास कम्युनिटी के लोगों को मार करके आप निकल गए। स्कूल में आज भी आ करके प्रिंसिपल से आपने आधार कार्ड देखा, आधार कार्ड मांगा, नाम पूछा, टीचर से आधार कार्ड उसका देखा, नाम पूछा, पता चला कि एक से कम्युनिटी से हैं, एक कश्मीरी ब्राह्मण है, मारना। इसके पहले आप देखिए, 2 रोज पहले की बात है, एक केमिस्ट शॉप चलाने वाले बुजुर्ग, माखनलाल, मुझे लगता है कि माखनलाल बिंद्रू करके उनका नाम था, उनको मारा गया। कहा यह जा रहा था कि 1990 में जब कश्मीरी पंडितों के खिलाफ आतंकवादियों ने अपने हमले तेज किए थे और वहां से कश्मीरी पंडित घाटी से भाग रहे थे, उस दौरान भी वो वहां से नहीं गए। श्रीनगर में रहने और श्रीनगर रहने लायक है, इस बात का संकेत देने वाले कुछ एक लोग जो बचे थे, उनमें से बिंद्रू भी थे, उनकी भी हत्या हुई। पिछले, मुझे लगता है कि संख्या मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये लगता है कि 8-10 दिनों में 24-25 लोगों को मारा गया टारगेट किलिंग से। सिर्फ होता है कि ये टारगेट किलिंग से। और ये पर्पस जो है वो सिर्फ इसलिए है कि एक खास कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी के लोग जो हैं, उनको घाटी में बसने या उनको बसाया जा रहा है या बसाए जाने की योजना पर अब काम तेज हो गया है। इसके बूते जिन लोगों ने अपने लौटने की उम्मीद पाली होगी, वो डरे और वो घाटी में ना आए, और घाटी में जो लोग हैं वो वहां से निकल जाएं, तो एक खास कम्युनिटी के लोग ही वहां रह पाए, मुस्लिम कम्युनिटी। जबकि ये घाटी में जो वहां का समाज है, जो वहां के रिश्ते हैं लोगों के बीच के, वो ठेठ हिंदुस्तानी, जो गंगा जमुनी तहजीब हम कहते हैं, उस तरह का माहौल, उस तरह का समाज कश्मीर का है, श्रीनगर का भी है। लेकिन ये टारगेट किलिंग से क्या होता है कि माहौल बिगड़ता है और फिर 2 कौमों के बीच में वैमनस्य बढ़ता है। कर कौन रहा है, सवाल यहाँ आता है। और ये जो आप TRF देखते हैं, द रेजिस्टेंस फोर्स, ये कुछ नहीं है, ये नाम देखने में लगता है कि कोई बहुत ही अंग्रेजी नवा, बहुत शानदार सा नाम है। ये आतंकवादियों का ही एक काफिला है, लश्कर का ऑफशूट है। लेकिन इसमें अब कई दूसरे संगठनों से भी आतंकवादियों को लाने और फिर आतंकवाद को तेज करने की साजिश हो रही है। ISI अफगानिस्तान में उसका रूट्स है, अपना नेटवर्क है, और हिंदुस्तान में चूंकि बहुत मुश्किल हो गया है आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना, सिक्योरिटी फोर्सेस और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके बीच का तालमेल बहुत बढ़िया है। तो भारत में अब आतंकवादियों को घुसेड़ना और आतंकवादी वारदात को अंजाम देना मुश्किल है, तो ये एक तनाव भरा काम है। इस बात को मैं ऐसे मान लूं कि अब आतंकियों का कोई बड़ा चेहरा या बड़ा नाम नहीं रहा है। आतंकवादी जिस तरीके से पहले जो अंजाम देते थे घटनाओं को, अब जो ऑपरेशन ऑल आउट है
या फिर 370 या 35A हटने के बाद ये जो बड़े नाम थे, बड़े चेहरे थे, उन सब का सफाया हो गया है, इसलिए इस तरीके की छोटी छोटी घटनाएं अंजाम दी जा रही है? नहीं, देखिए, ऑपरेशन ऑल आउट ने बहुत हद तक जो लोकल कमांडर्स थे मारा। 370 के बाद जाती तौर पर, निजी तौर पर मुझे ये लगने लगा कि वहाँ के नौजवान जो हैं उनको लगा कि यार ये स्थितियाँ बेहतर हो रही हैं, नौकरियाँ मिलेंगी, चीज़ें यहाँ विकास, जो डेवलपमेंट है जो ठप पड़ा हुआ था, एक दो परिवारों के तरफ से मिल्कियत कश्मीर घाटी थी, उससे बाहर हम आ गए हैं। और ये एक तनाव का कारण भी ISI पाकिस्तान के लिए था। तो अफगानिस्तान के जितने आतंकवादी संगठन हैं, पाकिस्तान के भीतर जितने आतंकवादी संगठन हैं, चाहे वो हिजबुल है, लश्कर है, दैश है, या फिर अलकायदा से लेकर के तालिबान तक, उन सबों के बीच में एक नेटवर्क तैयार करके और भारत के खिलाफ, खासकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाया जाए। और भारत का जो दावा है कि कश्मीर तरक्की के रास्ते पर है, कश्मीर में बेहतरी आ रही है, कश्मीर एक नई दिशा की तरफ जा रहा है, वो दुनिया के सामने कमजोर पड़े। इसके अभी एक अली बाबर जो आतंकवादी पकड़ा गया, आपको अभी याद ही होगा, तो अली बाबर ने ये कहा कि हमको ISI ने ट्रेन किया और हमको पैसे 20,000 दिए गए, 30,000 हमारे घर वालों को दिए गए। काम क्या था तुम्हारा? तो काम जो था वो हथियार सप्लाई का। तो वो घुसते समय उरी में जब घुसपैठ कर रहा था, उसी समय वो पकड़ा गया था, एक उसके से मार दिया गया था। लेकिन अली बाबर से पूछताछ में जो बात सामने आई वो आपको इस बात का सबूत देती है, लेकिन सबूत की जरूरत है ही नहीं, वो जग जाहिर की बात है कि ISI इस कोशिश में है कि असलहा हिंदुस्तान के भीतर भेजा जाए, आतंकवादियों को हिंदुस्तान में दाखिल कराया जाए, यहाँ खास जम्मू कश्मीर के हालात को बिगाड़ा जाए और दुनिया के मंच पर ये बताया जाए कि जो फैसला 370 हटाने का हुआ था वो भारत के लिए मतलब कश्मीर की जनता उसको मंजूर नहीं कर रही है और वहाँ के हालात जो है ना ऐसे हो रहे हैं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की सुरक्षा बल है और सिक्योरिटी एजेंसी, सरकार, इन सबों को पता है और इसीलिए वहाँ स्थितियाँ बहुत मजबूत हैं और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना आसान काम है नहीं। ठीक है, आप टारगेट किलिंग्स कर रहे हैं और टारगेट किलिंग्स से जो मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लोग समझते हैं और उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो साजिशें हैं, पाकिस्तान की जो मंशा है वो भारत के लोगों के सामने बेनकाब हो रही है। जिस तरीके से आज की ये जो घटना हुई है जिसमें एक सिख और एक जो कश्मीरी पंडित जो थे उनको बाज़ाब्ता उनकी पहचान देख करके मारा गया, ये तो फिर एक मुस्लिम कम्युनिटी को भी एक तरीके से बदनाम करने की कोशिश है। इसको हम दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं। हाँ, वहाँ जो मेयर हैं सब जुनैद साहब, उनका मैं अभी स्टेटमेंट पढ़ रहा था तो वो भी यही कह रहे थे कि दरअसल इस तरह की जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं से घाटी का जो समाज है, हाँ, उसको तोड़ने और माहौल बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। और उनका भी इशारा यही था कि ये पाकिस्तान के इशारे पर, पाकिस्तान की साजिश के कारण ये सारी हरकतें और ये सारी घटनाएं घाटी में हो रही हैं। तो ये जिस तरीके से अब जो आतंकियों ने अपनी स्ट्रैटेजी में जो बदलाव किया है, आपको क्या लगता है कि जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके लिए किस तरीके की ये चुनौती, कितनी बड़ी चुनौती है? मुझे लगता है कि हर आदमी को, सर, हर आदमी को आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते, आप उसके पास नहीं खड़े हो सकते। तो किसी कोई गोलगप्पे बेच रहा है, आपने उसको जाकर के मार दिया। कोई एक आम राह चलता हुआ आदमी है, आपने उसको जाकर के गोली मार दिया। आप स्कूल में चले गए, आपने उसको मार दिया। तो एक जो माहौल क्रिएट हो रहा है, जो फियर साइकोसिस है कि कोई कहीं पर भी वो घर से बाहर ही ना निकले। देखिए, अभी आप देखेंगे कि पिछले एक साल में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को, कई नेताओं को टारगेट किया गया, अनंतनाग से लेकर के और पुलवामा तक, पूरे कश्मीर के भीतर। उसके बाद ये एक नया ट्रेंड आया कि आप टारगेट किलिंग करते हैं कम्युनिटी के, खास कम्युनिटी के लोगों को। बीजेपी के जो नेता मारे गए थे उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के नेता थे, लेकिन इस बार जो है गैर मुस्लिम, तो ये एक अलग तरह का मामला बनता है। और मुझे लगता है कि आपका सवाल क्या था, मैं भूला, ये हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि हर आम शहरी को, हर आम नहीं दे सकते आप। और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये चैलेंज बड़ा है और आसान भी नहीं है। लेकिन अगर घाटी के भीतर आतंकवादियों के होने और उनके पास हथियार होने की स्थितियां होंगी तभी हमले होंगे।
वहाँ की पुलिस, सुरक्षा बल और सेना, इन तीनों की कोशिश ये है कि आप आतंकवादियों से मुक्त कर दो घाटी को। ना आतंकवादी होगा, ना हमले होंगे। तो बजाय कि हम हर किसी को सुरक्षा दें, बेहतर ये है कि जो बचे खुचे मुट्ठी भर हैं उनको आप साफ कर दो। तो आप देखेंगे कि जितने भी सर्वेज आज की तारीख में हुए हैं अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, उसमें 99% लोग कह रहे हैं कि बेहतर ये है कि इनको साफ कीजिए, ऑपरेशन ऑन रखिए। और जितने बचे कुछ आतंकवादी हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे कमांडर्स जो पहले वहां के नौजवानों के लिए आइडल हुआ करते थे, पोस्टर बॉय हुआ करते थे, वो खत्म हो गए। माहौल भी बदला है, माहौल बदला है। तो अब वहां आतंकवाद की राह पर जाने के लिए नौजवान मिल नहीं रहा है, वहां हथियार उठाने वाला नौजवान नहीं मिल रहा है। कमांडर्स जो थे वो मारे गए हैं, नई फौज उनकी खड़ा होना अब भारत के भीतर मुश्किल है। इसलिए एक अलग तरह की बेचैनी पाकिस्तान की है। और ये टारगेट किलिंग जो है ना, उनके लिए आसान है, करके माहौल बिगाड़ दो, स्थितियों को खराब कर दो। तो ये टारगेट किलिंग्स सिर्फ ये है कि एक तरह से आतंकवाद और आतंकवादियों को जिंदा रखो। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है घाटी के भीतर आतंकवादियों के लिए भी, और उनके लिए दिन लगने वाले हैं। क्योंकि अभी जो 1-2 मीटिंग्स हुई हैं जिनकी खबर मेरे पास आई, आप देखेंगे कि अगले 5, 7, 10 दिनों तक लगातार ऑपरेशन चलेंगे। और जो भी स्पॉट पे लोग हैं, तो जिनको स्पॉट कर लिया गया है, उनको पकड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब जो राणा सर ने जो बात कही कि अब आतंकवादियों के दिन लगने वाले हैं, तो ये एक तरीके से बौखलाहट है आतंकियों की, पाकिस्तान की, ISI की, जो इस तरीके की टारगेट किलिंग्स कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत दिनों तक चलने वाला है नहीं। राणा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप इस पूरे खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर लिखिए। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ नेशनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।